बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था वीरपुर। वहां के लोग बहुत खुशी से रहते थे। पूरे गांव में खुशहाली थी। सब एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। उसी गांव में विमला नाम की एक औरत अपनी 2 बेटियों सुमन और गीता के साथ रहती थी। विमला के पति की मौत पहले ही हो चुकी थी। तब से विमला कड़ी मेहनत करके बड़ी मुश्किल से गुजारा करती आ रही थी। वो यही चाहती थी कि किसी तरह से उसकी दोनों बेटियां पढ़ लिख कर बड़ी होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। विमला की इस मेहनत को देखकर गांव के लोग उसका बहुत आदर करते थे। पूरे गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था। पर एक दिन जब सुमन और गीता स्कूल से आ रही थीं कि तभी रास्ते में अरे रामू, तुमने सुना? शीला का बेटा अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकला था, पर वो बहन के घर नहीं पहुंचा। फिर कहाँ गायब हो गया? अरे ये आजकल के लड़के हैं, चला गया होगा कहीं घूमने या किसी लड़की से मिलने। लोगों को जगह जगह आपस में बात करते हुए सुमन और गीता सुन रही थी। उन्होंने घर जाकर ये सारी बात अपनी माँ को बताई। तुम लोग भी अब शाम को कहीं खेलने मत निकला करो और स्कूल से सीधा जल्दी घर आया करो। माँ, तुम चिंता मत किया करो। कुछ दिनों बाद फिर एक महिला जंगल की ओर घास काटने गई, तो वो भी वापस नहीं लौटी। लोगों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया और परेशान रहने लगे, और सबने सोचा कि मुखिया के पास चलते हैं, उनको सारी बातें बताते हैं, वही कुछ हल निकाल पाएंगे। मुखिया जी, हम सब बड़े ही परेशान हैं। मुखिया जी, हमारी समस्या का समाधान कीजिए। गांव में बड़ी विपदा आन पड़ी है। सुनो लड़कों, जब तक ये पता नहीं चल जाता कि गांव के लोग किस वजह से गायब हो रहे हैं, कोई भी जंगल की ओर नहीं जाएगा। सारे गांव वालों को ये खबर दे दो। उसी शाम को विमला मंदिर से जब आई। अरे गीता, सुमन कहाँ हो? बेटी सीता, बेटी सुमन, बेटी गीता, अरे ओ सुमन, दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं? विमला, क्या हुआ? परेशान क्यों हो रही हो? दोनों मुझे बता कर गई हैं कि चाची, माँ मंदिर से आए तो बता देना, हम सब्जी लेने जा रहे हैं। मैंने मना किया था ना, अकेली मत जाना, मैं ले आती सब्जी। गांव में वैसे भी बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। लोग गायब हो रहे हैं, पूरा गांव सुनसान पड़ा हुआ है। बड़ी देर हो गई दोनों को गए, अभी तक वापस नहीं आई। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अरे आ जाएंगी, चिंता मत कर विमला। दोनों बहनें बहुत देर तक वापस नहीं आईं, तो माँ गांव के जमींदार के पास गई और बोली, मुखिया जी, मेरी दोनों बेटियां सुबह से ही लापता हैं। कुछ कीजिए आप। कुछ पता लगाइए उनका। लोगों के गायब होने की खबर मैं रोजाना सुन रहा हूँ। आखिर ये सब क्या हो रहा है इस गांव में? कल्लू, रमेश, इधर आओ। पूरे गांव के आसपास जितने भी जंगल हैं वो छान मारो। आखिर ये कौन है जो गांव की खुशहाली में दखल डाल रहा है? विमला मौसी, रुको, मैं खुद इन लोगों के साथ जंगल की ओर जा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, अभी घर जाओ। है हाँ। रोती हुई विमला वहां से चली जाती है। मुखिया अपने नौकरों के साथ पूरा जंगल छान मारता है। पर उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। वो निराश मन से वापस आता है। उसी रात मुखिया के घर उसका भांजा सूरज शहर से अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ गांव घूमने आता है। अरे सूरज बेटा, अचानक, और वो भी इतनी रात में, तुम्हारा गांव आने का विचार कैसे बन गया? बस मामा जी,
मेरे दोस्तों ने कहा कि अपना गांव दिखाओ तो चलाया। अच्छा बेटा चलो, अंदर चलो। तुम लोग थोड़ा हाथ मुंह धो लो, फिर खाने पर मिलते हैं। अगले दिन नाश्ता करते हुए सूरज मुखिया से पूछता है कि ये सब क्या है। मामा जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? गांव के लोग गायब हो रहे हैं। मुझे रसोइये रामदीन ने बताया। मुखिया सूरज को सारी बातें बताता है। सूरज बेटा, इस गांव में मैंने अपनी पूरी जिंदगी काट दी। तेरी मामी के गुजर जाने के बाद और पूनम बिटिया की शादी के बाद अब यही गांव वाले मेरे लिए जीने का सहारा है। इन गांव वालों के चेहरे पर खुशी देखकर मुझे भी खुशी होती है। पर ये सब जो हो रहा है, अब गांव के लोग गायब हो रहे हैं। हे ईश्वर, बस जल्दी से वो कारण मुझे पता चल जाए। सूरज सोचता है कि आखिर लोग गायब क्यों हो रहे हैं। वो सच का पता लगा कर ही रहेगा। वो ऐसे अपने मामा और गांव वालों को दुखी नहीं देख सकता। सूरज बेटा, तुम लोग चिंता मत करो। तुम थोड़े दिन के लिए आए हो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, घूमने का विचार बने तो जंगल की तरफ बिल्कुल मत जाना बेटा। यहीं गांव में घुमा दो अपने दोस्तों को। पर गांव से गायब होते लोगों के कारण को जानने की इच्छा ने सूरज को पूरी रात सोने नहीं दिया। इससे पहले उसने अपने मामा यानी कि मुखिया को कभी इतना परेशान नहीं देखा था। अगले दिन सुबह मुखिया जब सो रहा था, सूरज मुखिया को बिना बताए हवेली से पैदल ही निकल गया। कुछ दूर जंगल के रास्ते में जाते हुए दोनों दोस्त सूरज से मजाक करने लगे। अरे भाई, आज तो अप्रैल फूल है। हम किसका अप्रैल फूल बनाने निकले हैं? और वो भी इतनी सुबह सुबह। मॉर्निंग वॉक कैसे सूझा सूरज है? अरे किसी ना किसी का तो अप्रैल फूल बना ही देगा ये सूरज। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अरे ये आगे पत्थर कैसे? शायद आगे रास्ता बंद है। आसपास कोई दिख भी नहीं रहा। तभी सूरज को एक सुंदर सा घर दिखाई देता है। सूरज अपने दोस्तों से बोलता है, जंगल के पास इतना सुंदर घर, ये घर किसका हो सकता है? चलो अंदर चलकर देखते हैं। तीनों घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखती है। वो शीशे में अपने आप को निहार रही थी। तीनों उसे देखकर दंग रह जाते हैं। तभी वो उनसे पूछती है, मैं कैसी दिखती हूँ? जो भी मुझे बताएगा इस हुस्न की मलिका का मालिक बन जाएगा। आप तो बहुत सुंदर दिखती हो। बहुत नहीं, हद से भी ज्यादा खूबसूरत हो। सूरज के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है कि इस जंगल में एक सुंदर घर और ऊपर से एक अकेली लड़की। तभी आप लोग बड़ी दूर से आए हैं, भूख लगी होगी है ना? मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। अच्छा ठीक है। लड़की अंदर चली गई। तभी सूरज घर पर बनी सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ते हुए जाता है। दोस्त भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो देखता है कि एक कमरे के बाहर से ताला लगा हुआ है। वो खिड़की में से अंदर झांक कर देखता है। वो हक्का बक्का रह जाता है। कमरे के अंदर बहुत सारे लोग बेहोशी की हालत में हैं। सूरज उनको बोलता है कि आप सब घबराओ मत, सबको यहाँ से आजाद करूंगा। उसे यकीन हो जाता है कि ये सभी गांव के वही लोग हैं जो गायब हुए थे। तभी विमला की लड़की गीता, भैया वो कोई सुंदर लड़की नहीं है, वो तो एक चुड़ैल है भैया। उसकी जान उस दर्पण में है भैया, उसकी जान उस दर्पण में है। पर आप लोग यहाँ कैसे आए? ये लोगों को एक मजबूर औरत
या बूढ़ी बनकर मदद मांगने का झांसा देती है और इसके जाल में कोई भी फंस जाता है तो उसकी सारी ताकत लेकर अपने को जवान रखती है। बस अब इससे पहले कि चुड़ैल आ जाए, आप लोग यहाँ से चले जाओ। आप लोग यहाँ से चले जाओ। सूरज दोस्तों को बोलता है कि जल्दी से नीचे चलो। तभी ये आप लोगों के लिए कुछ फल है, आप लोग ये खा लो, खा लो, आप लोग खा लो, खाओ ना। मुझे थोड़ा पानी चाहिए। अच्छा रुको, अभी लाती हूँ। तभी सूरज देखता है कि लड़की जिस शीशे के आगे खड़ी थी उसमें तो ये खूबसूरत लग रही थी, पर वहीं लगे दूसरे शीशे में एक बदसूरत चुड़ैल दिखाई दे रही है। सूरज थोड़ा डर तो जरूर गया, पर उसने हिम्मत से काम लिया। उसने उस शीशे की जगह दीवार पर दूसरा शीशा लगा दिया। चुड़ैल के आते ही सूरज और उसके दोस्तों ने बेहोशी का नाटक किया। चुड़ैल को लगा कि लड़के बेहोश हैं, तो वो मुंह से मंत्र बोलने लगी। ओम नमो चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं प्रीं जं चामुंडाय नमः, फट फट स्वाहा, फट फट स्वाहा। सारी शक्तियां जाग जाए, तुम सबकी ताकत मुझ में आ जाए, आ जाए, आ। चुड़ैल मंत्र बोलती रही और शीशे के आगे जाकर फिर से अपने आप को देखती है, पर उसे अपना सुंदर रूप दिखाई नहीं देता। वो गुस्से में आने लगती है कि मेरा जादुई दर्पण कहाँ है, किसने लिया। वो गुस्से में सब कुछ हवा में फेंकने लगती है और बोलती है, किसने मेरा दर्पण लिया, जल्दी बताओ, नहीं तो आज मैं उसका खून पी जाऊंगी। मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है तुम लोगों को। अरे चुड़ैल आंटी, आपका जादुई दर्पण हमारे पास है। अप्रैल फूल बनाया, चुड़ैल आंटी को गुस्सा आया। हे हे। चुड़ैल आंटी कैसा लगा अप्रैल फूल बनकर? सूरज और उसके दोस्तों ने चुड़ैल को कहा कि उसने सभी गांव वालों को कैद करके उनकी सारी ताकत छीन ली। अब उसकी सारी ताकत छीन ली जाएगी। सूरज ने दर्पण को तोड़ दिया। चुड़ैल चीख चीख कर कहती है, नहीं नहीं, दर्पण मत तोड़ो, दर्पण मत तोड़ो। लेकिन चुड़ैल भस्म हो गई, उसका शरीर राख का बन गया। सूरज और उसके दोस्तों ने सभी गांव वालों को कमरे में से निकाला और जैसे ही सब घर से बाहर आए, घर भी वहां से गायब हो गया। सब कुछ मायावी था। गांव आकर सूरज ने सारी बात मुखिया को बताई। सब सूरज की बहादुरी देखकर उसे शाबाशी देने लगे। विमला भी अपनी दोनों लड़कियों को सही सलामत पाकर खुश थी और सूरज को दुआएं दे रही थी।